हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पेंच टाइगर रिजर्व को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नाथुला पास से रिलेटेड, तो नाथुला को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है वहां पर नाथुला पास सिचुएटेड है, इंडिया और चाइना के बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट के रूप में। अदर इंपॉर्टेंट पासेज सिक्किम में जेले प्लास सिचुएटेड है। आपको आज क्या करना है, मैप में जाकर के व्यू करना है हमारे इंडिया के वो बॉर्डर स्टेट जो किसी अदर कंट्री के साथ में हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेज सिचुएटेड है जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। एक पास का नाम मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है वहां पर एक इंपॉर्टेंट पास है और नेपाल को लेकर के और हमारे इंडिया में बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है उस पास को लेकर के, तो उस पास का नेम जो है वो आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के है। हमारे इंडिया के 5 स्टेट्स में अब इलेक्शन होने वाले हैं और पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने 14 फेब को इलेक्शन डेट डिक्लेयर की थी, लेकिन पंजाब में जो वहाँ पर गवर्निंग पार्टी है अभी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सभी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा कि आप अपनी ये जो डेट आपने डिक्लेयर की है इलेक्शन की, वोटिंग की, उसको आप एक्सटेंड कीजिए। कारण क्या था कि 14 फेब को रविदास जयंती, मतलब जो गुरु रविदास जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, इसलिए यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है पंजाब से वाराणसी जाएंगे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 फेब को पंजाब में जो वोटिंग डेट है उसको डिक्लेयर कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अगर बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सभी को पता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 टू 329 तक इन आर्टिकल्स में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रोविजन जो है वो उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एड्रेस किया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हमारे इंडिया के लिए। सबसे पहले पेंडेमिक से रिलेटेड उन्होंने बोला कि पेंडेमिक के टाइम में हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें सिर्फ इंडिया को इम्प्रूव करना है, इंडिया को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवानी है। हमने वन वर्ल्ड वन हेल्थ वाला जो विजन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने काम किया और उसी के अकॉर्डिंग ना सिर्फ हमने हमारे जो रीजनल एरिया में कंट्रीज़ हैं, हमने अदर कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ हैं उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई बेस्ट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम है। हमने बहुत सारे यहाँ पर नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे जो हमारे लूप होल्स थे उनको चेंज किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अभी प्रेजेंट टाइम में लास्ट 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं वो इंडिया में स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा है और प्रेजेंट टाइम में अगर यूथ एज की बात करें तो इंडिया से ज़्यादा यूथ एज कहीं भी नहीं है। तो इन सभी का यूज़ किया जा सकता है, इन सभी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड देखें जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को स्टार्ट किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में। शुरुआत में इसका जो नेम था वो अलग था, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था और फिर 1987 में इसका नेम चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। इसका एम ये है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो स्टेट है उसको इम्प्रूव किया जाए। कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो भी हमारे बिजनेस हैं, जो भी पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर लीडर्स हैं सोसाइटी के, उन सभी की इंगेज किए जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर उनके इंगेजिंग के थ्रू जो हमारे वर्ल्ड की स्टेट है उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, इसका हेड क्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट का नाम आपको दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाएंगे कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। फर्स्ट उसकी जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के बाद में अगर हम देखें तो जो दूसरी रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके अलावा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और लास्ट है ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सारे जो हमने अभी जो पीडीएफ डिस्कस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, इसको आपको जो टेलीग्राम चैनल है वोल्केनो IAS अकेडमी, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ जाकर के आप उसको व्यू कर सकते हो और ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ जो न्यूज़ है वो अबू धाबी हमें पता है कि वेस्ट एशिया का एक कंट्री है और यहाँ पर यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उन्होंने ड्रोन अटैक किया, जिसकी वजह से अबू धाबी में जो टैंक हैं, ऑयल टैंक्स, वहाँ पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से 2 इंडियंस की यहाँ पर जान चली गई। इसी तरीके का एक सेम अटैक और अभी देखने को मिला था, रेड सी वाला जो रीजन है वहाँ पर UAE फ्लैग्ड एक शिप पास हो रही थी, उसको इन्हीं रिबेल्स ने अपने अंडर कर लिया और वहाँ पर भी कुछ क्राइसिस देखने को मिला था। आप ड्रोन अटैक, ये वर्ड से आप समझिए कि टेररिज्म का जो फॉर्म है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। टेररिज्म में भी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके नए नए तरीके से जो एक टेरर है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कथक डांसर बिरजू महाराज, उनकी डेथ हो गई है। तो हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लासिकल डांस कथक जो है कि इंडिया में कौन कौन से क्लासिकल डांस है। तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत नाटक अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस इंक्लूड किए हैं। 8 क्लासिकल डांस के आपके नाम पता होने चाहिए और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये है कि जो कथक क्लासिकल डांस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। अदर जो 7 क्लासिकल डांस है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो PDF है, इन डांसेज की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथकली जो है वो केरला से 2 डांस बिलोंग करते हैं, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। मणिपुर से मणिपुरी और असम से बिलोंग करता है सटरिया, ओडिशा से ओडिसी, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये 7 डांसेस के बारे में, फॉर्म के बारे में हमें बताया। आपका क्वेश्चन है कथक से रिलेटेड, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 3 पर हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो दिल्ली है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हो गई हैं। वहाँ के CM ने स्टेटमेंट दिया है कि अप्रैल 2022 तक 300 और ज़्यादा बसेज यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी और एक तरीके से जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वहाँ से हम ट्रांसफ़र होकर के दोबारा से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पर बात की गई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के दिल्ली ने अपनी कुछ समय पहले ही अपनी जो पॉलिसी है उसको भी लॉन्च किया था और इसमें डिक्लेयर किया गया था कि हमारे यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो हम जनरेट करेंगे हर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ताकि इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो सके। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल डेवलप किया जाएगा तभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं या हम जो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ ईजिली अवेलेबल जब सब कुछ होगा तभी जा कर के लोग जो हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ज़्यादातर न्यूज़ है ना ये देखो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेशन को लेकर के है। रिपब्लिक डे पर हमें पता है कि हम 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुके हैं, तो उसमें रिपब्लिक डे पर कुछ क्या नया होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे इस साल जो है वो लार्जेस्ट फ्लाई पास्ट होगा, मतलब 75 एयरक्राफ्ट के थ्रू 75 एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा हमारे फ्लाई पास्ट के दौरान इस टाइम। ओके, मतलब अपने जो भी हमारा सेलिब्रेशन है उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया है कि जल्द ही मैरिटल रेप वाले जो क्राइम है इनको लेकर के कुछ हमारा जो फॉर्मुलेट स्टैंड है उसको क्रिएट करेंगे।
अब जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज पर है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के है। अभी आपको पता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में पब्लिश होती है, मतलब बाई इनियल रिपोर्ट है। अब इसमें क्या क्या आउटकम्स आए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लास्ट 2019 में पब्लिश हुई थी, अब 2021 की पब्लिश हुई है। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, मतलब ट्री कवर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, मतलब 2019 की रिपोर्ट से यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की क्या बात है कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है उसको हमने खोया है, मतलब 1500 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1600 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब जो हमारे थिक फॉरेस्ट थे वो डिक्रीज हुए हैं। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर फॉरेस्ट रीजन को हमने काफ़ी ज़्यादा कम किया है। उसका मेजर रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लैंड को ईजिली सूटेबल बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनको रहने के लिए ईजिली क्रिएट किया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके। अब देखो ये जो लॉस हो रहा है ना वो बहुत बड़ा है। 2017 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने फॉरेस्ट कवर को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया कि जो भी प्लांटेशन हमारे इंडिया में किया जा रहा है या कहीं भी किया जा रहा है उस प्लांटेशन को फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड किया जाए। हालांकि इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ कि इस तरीके से अगर आप प्लांटेशन को फॉरेस्ट में मानने लगोगे तो हमारे यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट कवर तो इससे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो अगर डिक्रीज होंगे तो उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि 17 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन जो ओल्ड फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है, उनकी जगह पर रिप्लेस करके सिर्फ आप ग्रीनरी अगर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है वो कभी भी शानदार नहीं होगा। हमने टारगेट लिया है 2070 तक हमारे यहाँ पर कार्बन एमिशन को हम 0 लेकर के आएंगे, और 0 तभी लेकर के आएंगे जब हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा। और अगर नेचुरल फॉरेस्ट वेजिटेशन इसी तरीके से डिक्रीज होता रहा तो हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज इशू है या फिर इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो सारी और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगी। तो अच्छी बात है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको भी हमें बचाना होगा, तभी जाकर के जो हमारी हेल्थ है एक तरीके से इकोसिस्टम की जो हेल्थ है उसको सेव कर पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और जापान रिलेशन को लेकर के है। ये जो राइटर हैं वो इंडिया में जापान के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देखो 2022 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो अपनी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा 2022 में। इसके अलावा इंडिया और जापान की जो रिलेशन है उनको भी 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें राइटर ये बोलते हैं कि हम तो ये आशा रखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो 100 ईयर्स से भी क्रॉस जाए, मतलब हमारे रिलेशन रेगुलर मेंटेन रहें। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि 1952 में इंडिया और जापान के रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे। हमने जो एक तरीके से सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी को साइन ना करके इंडिया ने जापान के साथ में जो बायलैटरल पीस ट्रीटी है उसको साइन किया था। इसके अलावा 1952 में हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, लेकिन उससे पहले ही 1951 में जो एशियन गेम्स हमने ऑर्गेनाइज की उसमें हमने जापान के एथलीट्स को यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, और इससे क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान को 2 अटैक झेलने पड़े थे उसकी वजह से दोबारा से उनमें जो फेथ है वो एक विश्वास जो है वो दोबारा से इंक्रीज हुआ। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और जापान के जो रिलेशन है वो हमेशा से बेहतरीन रहे हैं। हमेशा दोनों ही कंट्री ने पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम किया है, चाहे इंडो पैसिफिक वाला रीजन ले लीजिए, चाहे अदर कंट्रीज़ में हमें कुछ एस्टेब्लिश करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए। अगर हम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी पुराने हैं, 6th सेंचुरी से हमारे बीच के रिलेशंस हैं। उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसको इंक्रीज़ करने में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल रहा दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन का। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर कल्चर को बढ़ाने के लिए या फिर किसी अदर स्ट्रेटजी में हमने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। लिटरेचर के एरिया में काम किया, इसीलिए हमारे यहाँ पर लिटरेचर के जो नोबेल लॉरेट हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो सका। रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी तरफ से ओकाहिरा तेनसिला जो है जापानीज फिलोसोफर, उनके बीच की बात बताई गई है। सीधी सी बात यह है कि इंडिया और जापान के जो रिलेशन है उनकी बात बताई गई है कि किस तरीके से हमारे जो टाइज थे
थे वो काफ़ी पुराने थे। देखो जब भी आप मेंस में आंसर्स लिखो तो उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देने की हमेशा कोशिश करना, इससे जो आपके आंसर की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 3 पॉइंट्स के ऊपर जो इंडिया और जापान के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। दोनों ही कंट्री ने कभी भी वॉर को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। दोनों ही जो कंट्री है वो पीस को प्रमोट करती हैं। दोनों ही कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो एथिक्स जो हैं उनके ऊपर वर्क करती हैं। दोनों ही कंट्रीज ना सिर्फ एक दूसरे को ऊपर डेवलप करने की कोशिश करती हैं, अदर कंट्रीज में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। सबसे बड़ी अगर हम बात करें दिल्ली से मुंबई जो हम ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है इसमें जापान ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी फ्री एंड फेयर बनाने के लिए भी जापान काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये तो बात होगी दोनों कंट्रीज़ की। अब बात आती है तीसरी कंट्रीज़ के साथ में भी। देखो अदर कंट्रीज़ में भी मिलकर के इंडिया और जापान काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हमने देखा वैसे तो श्रीलंका ने बाद में इस प्रोजेक्ट को नकार दिया, लेकिन जो कोलंबो पोर्ट है वहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया और जापान मिलकर के। मतलब अदर कंट्रीज़ में भी इंडिया और जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कोलेब्रेशन के साथ में। कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्री से जो यूथ है वो एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं स्टडी के लिए, एक दूसरे की कल्चर को सीखने के लिए, हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। जापान से बहुत सारे पर्सन जो है वो इंडिया में विजिट करते हैं। इंडिया में वहाँ का यूथ आ रहा है और वहाँ से यहाँ पर स्टडी करने के लिए, कल्चर जो रिलेशंस है उनको मेंटेन करने के लिए। राइटर ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, कोरोना पेंडेमिक के टाइम में भी हमारे जो भले ही पेंडेमिक रहा लेकिन हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन इतने बेहतरीन रहे कि 100 ईयर से पार भी हमारे जो टाइज हैं वो बने रहें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इसके जो राइटर हैं यहाँ पर सी राजा मोहन, उन्होंने देखो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो भी आइडिया पेज पर जो भी इनके आर्टिकल आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। यहाँ पर अदर कंट्रीज़ की उन्होंने बात की है कि कैसे टाइम के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें चेंजेस देखने को मिले। बहुत बार हमने ये देखा कि जो चेंजेस है वो काफ़ी शानदार रहे हैं। इंडिया को क्या करना है, इंडिया के लिए सिर्फ इतना सा काम है कि जो भी चेंज किया जा रहा है उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइसिस में इंक्रीज हो, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत शानदार रिजल्ट आए। इंडिया को बस अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इंडिया को वॉच करना है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी जो चेंज हुई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया को पॉजिटिवली रिएक्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ इतना काम करना है। अगर ये चेंज होने की वजह से, देखो ये माना जाता था कि पाकिस्तान जिस स्ट्रेटजी पे चल रहा है वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन इस आर्टिकल में शुरुआत में ये बोला गया है कि इस वर्ल्ड में अगर कुछ फिक्स है तो वो फिक्स है सिर्फ चेंज। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो बदलेगा नहीं, सिर्फ चेंज यहाँ पर फिक्स है कि टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ सब बदल जाएगा। तो अगर पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से बदलता है और अपनी पॉलिसी को चेंज करता है तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक ही देखने को मिल रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स में, उन रिलेशंस में काफ़ी मेंटेनेंस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है कोविड पेंडेमिक को लेकर के बताया गया है कि जब देखो कोविड पेंडेमिक आया था तो हमें नहीं पता था कि किस तरीके से उसको निपटना है, ना हमारे पास में इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उसके लेकर के मेडिसिन के बारे में हमें पता था, ना किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा वो पता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वे पर आ गए हैं। अब हमें पता है कि कोविड से कैसे निपटना है, क्या क्या हमें जो सावधानी है, वो जो प्रिकॉशंस है वो मेंटेन करके चलने हैं ताकि इस पैनिक से हम इजीली निपट सकें। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि कोविड के साथ ही इसको पैनिक क्रिएट किए बिना अब हमें ये करना है कि इस वायरस को अपनी डेली लाइफ के साथ में हम सेट करके और अपने आप को इसके साथ में बचाते हुए हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड पेज पर, यहाँ पर जो इमेज है ना इसको आप व्यू कीजिए।
इस इमेज में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया में जल्लीकट्टू आप देख लीजिए, या फिर हमने आंध्र प्रदेश में देखा कि कोक फाइटिंग हमने देखी। इसके अलावा महाराष्ट्र में हम देखते हैं महाराष्ट्र में हम देखते हैं बुलक कार्ट रेस। ओके, इसके अलावा माघ बिहू जो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर हम देख रहे थे, वहाँ पर जो एनिमल है, मतलब जो बफेलोज हैं, उनकी फाइट होती है। तो इस तरीके की स्पेसिफिक ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस टाइम कुछ इस तरीके की फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ये पिक्चर है, ये है स्पेन की। स्पेन में सेंट एंथोनी डे के जो ईव डे होता है, मतलब उसकी जो पूर्व संध्या होती है, उसके ऊपर सेलिब्रेशन किया जाता है, आग जलाई जाती है, और इसमें जो जिनके पास हॉर्स होते हैं वो अपने हॉर्स के ऊपर बैठ करके यहाँ पर इस आग से उस हॉर्स को निकालते हैं। इससे माना जाता है कि जो हॉर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होली हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो देख रहे हो आप कि इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है, मतलब कुछ इस तरीके का जो सेलिब्रेशन जो है किसी भी फेस्टिवल के ऊपर, वो अदर कंट्रीज में भी किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर चाइना को लेकर के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चाइना ने भी रिप्रेजेंट किया। चाइना ने अपनी वर्चुअल एड्रेस में इंपॉर्टेंट बात बोली कि कोल्ड वॉर मेंटेलिटी की तरफ चाइना नहीं बढ़ रहा है। चाइना ने रिजेक्ट किया कि हम हमेशा कोऑपरेशन की अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। कोऑपरेशन की बात करें तो अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने बताया कि देखो, क्लाइमेट चेंज वाला इशू आया, हमने अपने टारगेट डिसाइड किए, हमने अपना एमिशन कम करने की बात की, तो कोऑपरेशन की बात की। दूसरा, कोविड की बात आई, कोविड में वैक्सीनेशन 1 बिलियन वैक्सीन जो है वो हमने अदर कंट्रीज को प्रोवाइड करवाई अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ओके, इसके अलावा बात करते हैं कि टेररिज्म, देखो अफगानिस्तान में जब तालिबान ने पावर गेन की तो हमने क्या किया, वहाँ पर कोशिश की कि वहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करके कोऑपरेशन के साथ में वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। ये सारी बात उन्होंने बोली। इन्होंने इसके अलावा उन्होंने बोला कि अदर कंट्रीज़ को हम सपोर्ट भी करते हैं, हालांकि कुछ इश्यूज भी है चाइना को लेकर के, जैसे ताइवान वाला इशू है, साउथ चाइना सी वाला इशू है, कुछ ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि छोटे छोटे आइलैंड कंट्री को वो अपने इकोनॉमिक डेप्ट में फंसा करके उनको ऊपर कैप्चर करना चाहते हैं। ये कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन चाइना ने इनको नकारा है। चाइना ने बोला है कि देखो, हम कोऑपरेशन के साथ काम करके और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अदर कंट्रीज़ भी इसी के अकॉर्डिंग वर्क करें। चाइना की 2021 में जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। मतलब चाइना में आने वाले टाइम में, जब आने वाले डेकेड सामने आएंगे, तो उसमें जो यूथ एज है वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज पर, फर्स्ट आर्टिकल में, जब स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट न्यूज डिस्कस की थी आज के इंडियन एक्सप्रेस की, तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेट है पंजाब में इलेक्शन की, वोटिंग की, उसको इंक्रीज कर दिया। उसका कारण बताया गया था कि जो संत रविदास जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है बनारस में, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बोला था कि आप इसको एक्सटेंड कीजिए। कारण क्या है कि देखो, पंजाब का जो दोआबा वाला रीजन है, उस दोआब वाले रीजन में 23 असेंबली सीट्स पड़ती हैं, और यहाँ पर 52 लाख पॉपुलेशन, मतलब 52 लाख पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, जिसमें से 19.48 लाख जो है वो दलित है। ओके, और 11.88 लाख जो है वो रविदासियाज है। मतलब दलित पॉपुलेशन का 61% जो लोग हैं वो रविदासिया मतलब रविदास कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। और ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग जाएंगे कहाँ पर, वाराणसी में सेलिब्रेशन के लिए। तो इससे क्या हो सकता है कि यहाँ की जो सीट है वो पॉलिटिकल पार्टीज लूज नहीं करना चाहती थी। ओके, तो ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इसके लिए इसको एक्सटेंड करवाया गया है। अब इस आर्टिकल में अच्छे से समझाया गया है कि रविदासिया हैं क्या। देखो, सिख जो कम्युनिटी होती है, उन सिख कम्युनिटी में से ही एक अलग ब्रांच निकली, और वो ब्रांच जो है उन्होंने आगे जाकर के ये बोला कि हम सेंट रविदास की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको रिप्लेस करके अपनी उनकी जगह पर अमृतवाणी को ये लोग पूजने लगे। मतलब इनके जो भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर ये अमृतवाणी को पूजते हैं, और अमृतवाणी में जो संत रविदास थे, संत रविदास जो थे, उनकी जो 200 हिम्स जो है, 200 जो उनके भजन हैं, उनको इसमें अमृतवाणी में इंक्लूड किया गया, और उनकी यहाँ पर पूजा की जाने लगी। कारण क्या है कि देखो, पहले एक कम्युनिटी थी, लेकिन बाद में इसमें डिस्पर्शन देखने को मिला, इसमें एक तरीके से बाइफर्केशन देखने को मिला। और ये जो बाइफर्केशन है वो 1880 के टाइम में हुआ। 1880 में शुरुआत में 2 पर्सन, जिनका नाम था हरनाम दास, ठीक है,
वो एक विलेज से बिलोंग करते थे, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद में वो अपने बेटे सरवण दास के साथ में जा करके एक एरिया में रहने लग जाते हैं और एक पीपल पेड़ के नीचे वो रहते हैं और उस पेड़ को पानी देते हैं, उसी के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं। धीरे धीरे जो लोग हैं वो उनको फॉलो करने लग जाते हैं और उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। बाद में जा करके जब उनके बाद में उनका बेटा यहाँ का इस कम्युनिटी को मतलब लीड करता है, उसके बाद में उनका कोई और उसको लीड करता है। इस तरीके से जब एक टाइम आता है तो यहाँ पर ये जो रविदासिया कम्युनिटी जो है इसको 2000 के लगभग जा करके एक अलग से कम्युनिटी बनाई गई थी। मतलब ऐसा नहीं कि शुरुआत से एक अलग कम्युनिटी बनी आ रही थी, बाद में एक अलग कम्युनिटी बनाएगी और इसमें जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनको एक बात बोली गई कि हम इनको फॉलो करेंगे और इनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर ये जो रविदास जो कम्युनिटी है इसकी एक तरीके से फाउंडेशन रखी गई कि वहाँ पर संत रविदास का जन्म हुआ था, इसलिए उस जगह पर ही एक वहाँ पर मंदिर बनाया गया और वहाँ पर उनकी पूजा होना स्टार्ट हो गई। इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, और देखो बर्थ एनिवर्सरी फिक्स नहीं है, हर साल हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ पूर्णिमा जो आती है उस दिन जो संत रविदास जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी जो रविदासिया जो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो दलित कम्युनिटी है जिसमें लगभग 12 लाख लोग इसमें आते हैं। ज़्यादातर पंजाब का जो दोआबा वाला जो रीजन है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, ये जो अगर हम बात करें संत रविदास की तो उसकी अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट जो हुआ था 15th and 16th सेंचुरी में उससे गुरु रविदास बिलोंग करते थे। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कबीर दास जी थे उनके ये कंटेम्प्रेरी थे। 2010 से डेरा सचखंड बाल्टन जो है उन्होंने इसको रिप्लेस किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने ग्रंथ अमृतवाणी से रिप्लेस कर दिया और उनके जो भी गुरुद्वारे हैं, जो भी उनके टेम्पल्स है, रविदासिया टेम्पल, वहाँ पर इनकी पूजा की जाने लगी। अब देखो पॉलिटिकल में इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टी जो भी पंजाब में आते हैं इस तरीके के जो डेरा में हैं वो जरूर जाते हैं। यहाँ पर पंजाब में इस तरीके के छोटे और बड़े कई तरीके के डेरा हैं, लेकिन हालांकि ये जो डेरा है वो किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी यहाँ पर विजिट होती है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रविदासिया जो है इनकी असर्टिवनेस की यहाँ पर बात की गई है कि देखो कुछ समय पहले वियना में 2009 के टाइम वियना में एक अटैक होता है इन रविदासिया कम्युनिटी के ऊपर। इसके बाद में जो सिख जाट है और ये जो रविदासिया कम्युनिटी है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और इसकी वजह से पंजाब में कुछ रियोट्स देखने को भी मिलते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले जब तीनों फार्म लॉज आए तब हमने देखा कि दोनों कम्युनिटी ने मिल करके, जो सिख जाट कम्युनिटी है एंड रविदासिया कम्युनिटी है, दोनों ने मिल करके ये जो संत रविदास जो है, गुरु रविदास जो है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को साथ में सेलिब्रेट किया था। तो ये हमने रविदासिया कम्युनिटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है। संत रविदास जो है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो है कि 15th-16th सेंचुरी में वो एक मिस्टिक पोइट थे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने हमारे पीएम को एक लेटर लिखा कि हमारे जो टैब्लूज़ हैं उनको हम रिपब्लिक डे परेड में एंटर करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिपब्लिक डे परेड में जब भी आप रिपब्लिक डे परेड देखते होगे 26 जनवरी को, नहीं देखते हो तो देखा करो, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। डिफेंस में हमारे क्या काम हो रहा है, उनकी ये टैब्लू मतलब उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं, कुछ स्टेट्स की झांकियाँ निकाली जाती हैं, वहाँ का जो कल्चर और हेरिटेज जो है वो आपको यहाँ पर इमेजेस के थ्रू कोशिश की जाएगी। वहाँ पर कौन कौन से वहाँ पर कल्चर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये सब कुछ यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इसको दिखाया जाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती है, किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे तो ना कि कोई भी स्टेट आएगा और एंड टाइम पे आकर के अपना जो भी चीज़ है वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि देखो, जो मतलब मान लो इस साल 2022 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होना है तो लास्ट 2021 में सितंबर से ही इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो आमंत्रित करता है कि हर स्टेट जो है वो अपने जो भी अपने टैब्लू यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा उसकी एक आउटलाइन
परफॉर्म करे, एक आउटलाइन बताई। ओके, उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। उस एक्सपर्ट कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी, इन सब से रिलेटेड लोग होते हैं और वो मिल करके इस शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से टैब्लूज को हम इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंट टाइम में 21 टैब्लूज, जिसमें जो ज़्यादातर हैं वो तो देखो नो जो है रहेंगे ना, वो तो रहेंगे कि स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर ऐसे, और जो अदर हैं वो स्टेट और यूटी से बिलोंग करेंगे। इसमें क्या होता है कि सामने इस टैब्लू के सामने उस स्टेट का नाम लिखा जाता है और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के थ्रू दिखाई जाती हैं। आप किसी भी तरीके से उसको शो कर सकते हो, लेकिन उसका नाम जो है वो कम से कम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी यूज़ किया जाता है वो इस तरीके से मटेरियल यूज़ किया जाता है कि उसकी वजह से जो वेस्टेज है वो कम से कम क्रिएट हो सके। तो आपको ये पता किया कि हमने टैब्लू को हम किस तरीके से इंक्लूड करते हैं और किस तरीके से हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है। इस बार 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो तो ये परेड आपको ज़रूर व्यू करनी है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए, और अच्छा भी लगता है। हमारे इंडिया का कल्चर हेरिटेज जो हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है। हमें पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को जो फ्लैग है वो कौन लहराता है और 15 अगस्त को जो फ्लैग है वो कौन लहराता है। ये सारी चीज़ें आप व्यू करोगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए हर साल आप प्रीलिम्स को और ज़्यादा इस तरीके का मतलब ज़्यादातर डेली लाइफ ओरिएंटेड होते देख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में हम रेगुलर देखते हैं, लेकिन उसके लेकर उन चीज़ों को लेकर के हमारे बीच में जब अवेयरनेस नहीं होती है तो उन इशू को हम अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस हर चीज़ को लेकर के अपने माइंड में क्रिएट करनी है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। ओके, तो ये आज हमने इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।